हेलो बच्चों, वेलकम टू समिधा संस्कृतम। आज की हमारी इस सत्र की सबसे पहली क्लास है संस्कृत की, और आज की इस क्लास की हम शुरुआत संस्कृत वर्णमाला से करने जा रहे हैं। संस्कृत वर्णमाला में हम खास तौर पर स्वरों पर ही चर्चा करेंगे आज, और इसके अलावा हम ये भी जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला किसे कहा जाता है, भाषा किसे कहते हैं, और संस्कृत की लिपि क्या है, संस्कृत व्याकरण से हमारा क्या अभिप्राय है, स्वर और व्यंजन की क्या परिभाषा है, अयोग वाह किन्हें कहा जाता है। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानेंगे कि संस्कृत में कितने स्वर हैं और किस स्वर का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है, और साथ ही साथ हम इन स्वरों की मात्राओं से भी परिचित होंगे। तो चलिए जल्दी से हम आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो हमारा टॉपिक क्या है? जी हाँ, संस्कृत वर्णमाला। वर्णमाला शब्द जो है आपका वर्ण प्लस माला दो शब्दों से मिलकर बना है। वर्ण को समझिए। सबसे पहले वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई को कहते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। अब आपने देखा कि वर्ण की जब हमने परिभाषा की तो उसमें भाषा शब्द का प्रयोग हुआ। अब भाषा किसे कहा जाता है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने मन के भावों को बोलकर या लिखकर दूसरों तक पहुंचाता है। भाषा के दो रूप होते हैं, लिखित और मौखिक। भाषा को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं, उन चिन्हों को लिपि कहा जाता है, और हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है। हिंदी भाषा की लिपि से तो आप परिचित ही हैं। हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है, और बच्चों संस्कृत भाषा की लिपि भी देवनागरी ही है। इसके अलावा एक और भाषा है जिसकी लिपि देवनागरी ही है, और वो है गुजराती। पंजाबी भाषा की लिपि गुरमुखी है, और उर्दू भाषा की फारसी। जर्मन, अंग्रेजी, फ्रेंच भाषा की रोमन लिपि है। इस प्रकार हमने देखा कि हर भाषा की अपनी एक लिपि होती है, यानी कि हर भाषा को लिखने के चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन चिन्हों में संस्कृत और हिंदी भाषा के चिन्ह एक समान हैं, क्योंकि दोनों की ही लिपि देवनागरी है। यहाँ मैं आपको एक बात और स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि संस्कृत भाषा को ही हिंदी भाषा की जननी कहा जाता है। जननी से हमारा अभिप्राय है माँ, यानी कि हिंदी भाषा का जन्म, जिसे हम अपनी मातृभाषा कहते हैं, उसका जन्म संस्कृत भाषा से ही हुआ है। चूँकि हम संस्कृत वर्णमाला करने जा रहे हैं और संस्कृत वर्णमाला एक व्याकरण का टॉपिक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि व्याकरण किसे कहते हैं। व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप में लिखना, पढ़ना और बोलना हमें सिखाता है। अब आप ये तो जान ही गए हैं कि वर्ण किसे कहते हैं। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहते हैं, और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में दो प्रकार के वर्ण हैं, स्वर व व्यंजन। स्वर जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, उन्हें स्वर कहते हैं। जी हाँ, फिर से सुनिए। जिन वर्णों के उच्चारण में अन्य किसी वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, उन्हें स्वर कहते हैं, यानी कि जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं वे स्वर कहलाते हैं। व्यंजन जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता के बिना नहीं हो सकता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अब आपको स्वर और व्यंजनों की परिभाषाएं तो अच्छी प्रकार से स्पष्ट हो चुकी हैं। आज की इस वीडियो में हम केवल स्वरों पर ही चर्चा करेंगे। इस वीडियो के पार्ट सेकंड में हम व्यंजनों पर चर्चा करेंगे। स्वरों की संख्या। इनकी संख्या संस्कृत भाषा में 13 है। जी हाँ, आपने सही सुना, संस्कृत भाषा में 13 स्वर हैं। अब तक आपने हिंदी भाषा में 11 स्वर तो पढ़े हैं, परंतु संस्कृत में स्वरों की संख्या 13 है। तो जल्दी से जानते हैं कि वो दो नए स्वर कौन से हैं जो अब तक आपने नहीं पढ़े थे हिंदी भाषा में। तो बच्चों, वो 13 स्वर इस प्रकार से हैं: अ, आ, इ, ई, उ, ऊ, ऋ, री, री, ए, आई, ओ, औ। तो पहचाने आपने वो दो नए स्वर? जी हाँ, आप बिल्कुल सही हैं। री और री, ये दो नए स्वर हैं जो आपने हिंदी भाषा में नहीं पढ़े।
तो आपने बच्चों ये बात हमेशा याद रखनी है कि हिंदी भाषा में स्वर जब आपसे पूछे जाएं तो आप बताओगे 11 स्वर हैं, और जब आपसे पूछा जाए कि संस्कृत भाषा में स्वरों की संख्या कितनी है तब आप 13 बताएंगे। इसके अतिरिक्त 2 अन्य वर्ण हैं, अंग और आह, परंतु इन्हें अयोगवाह कहा जाता है। संस्कृत वर्णमाला में ये 2 अयोगवाह हैं। अंग को ही हम अनुस्वार कहते हैं, और विसर्ग। तो चलिए जाने कि अनुस्वार कहते किसे हैं। व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण अनुस्वार होता है। इसका प्रयोग बिंदी के रूप में किया जाता है, जैसे रंग, पंच, ठंडा। दूसरा अयोगवाह है विसर्ग। इसका प्रयोग व्यंजन के बाद 2 बिंदियों के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण अह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है। हिंदी भाषा में विसर्गों का प्रयोग नहीं होता है। तो अब आपको ये बात बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गई होगी कि जब आपसे संस्कृत भाषा में स्वर पूछे जाएं तो आप उसका उत्तर देंगे 13, और जब आपसे अयोगवाह पूछे जाएं कितने हैं तो आप कहेंगे 2। अब हम संस्कृत के इन स्वरों का सचित्र अभ्यास करेंगे। आप ध्यान से चित्र की ओर देखेंगे और मेरे साथ साथ इन स्वरों के उच्चारण का अभ्यास करेंगे। अश्वः। अश्वः का अर्थ है घोड़ा। आकाशः। आकाशः का अर्थ है आसमान। इक्षुः। इक्षुः का अर्थ है गन्ना। ईश्वरः। ईश्वरः का अर्थ है भगवान। उल्लुकः। उल्लुकः का अर्थ है उल्लू। ऊर्णः। ऊर्णः का अर्थ है ऊन। ऋषिः। ऋषि यानी कि ऋषि। ऋकारः। एड़कः। एड़कः का अर्थ है भेड़। ऐरावतः। ऐरावत का अर्थ है इंद्र देवता का हाथी। ओष्ठः। ओष्ठः यानी कि होंठ। औषधयः। औषधयः का अर्थ है दवाई। अंगुष्ठः। अंगुष्ठा का अर्थ है अंगूठा। अह एक अयोगवाह है, और मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इसका प्रयोग व्यंजन के बाद विसर्गों के रूप में किया जाता है। इसका उच्चारण अह के समान होता है। इसका प्रयोग केवल संस्कृत शब्दों में ही किया जाता है, जैसे अतः, प्रातः। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर स्वर 3 प्रकार के हैं: ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री, री, ये 5 ह्रस्व स्वर हैं। इनके बोलने में थोड़ा समय लगता है, इसीलिए इन्हें ह्रस्व स्वर कहा जाता है। दीर्घ स्वर, जैसा कि नाम से ही पता लग रहा है कि जिनके बोलने में अधिक समय लगे, उन्हें दीर्घ स्वर कहते हैं। आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ और दीर्घ ऋकार, ये 8 दीर्घ स्वर हैं। इनके बोलने में अधिक समय लगता है। प्लुत स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगे, उन्हें हम प्लुत स्वर कहते हैं, जैसे ओम। प्रस्तुत उदाहरण में ओ दीर्घ स्वर न होकर प्लुत स्वर है, क्योंकि इसके उच्चारण में 3 गुना समय लगा है। आशा करती हूँ कि अब आपको ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर अच्छी प्रकार से समझ आ गए होंगे। अब बढ़ते हैं स्वरों की मात्राओं की ओर। संस्कृत में सभी स्वर अपने मूल रूप में भी प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कि अश्वः, आकाशः, उल्लुकः, ऋषि इत्यादि। परंतु व्यंजनों के साथ जुड़ने पर
यही स्वर मात्राओं का रूप ले लेते हैं। अ को छोड़कर सभी स्वरों की मात्राएं होती हैं, यानी कि प्रत्येक स्वर वर्ण के लिए चिन्ह निर्धारित किया गया है, किंतु अ के लिए कोई भी चिन्ह नहीं होता है। जब अ व्यंजन वर्णों से जुड़ता है तब व्यंजन वर्णों का हलंत चिन्ह हट जाता है, जैसे क प्लस अ क। इन स्वर चिन्हों को मात्रा कहा जाता है। ये सभी मात्राएं आप अपनी नोटबुक में नोट कर लेंगे। चलिए व्यंजनों के साथ इन स्वर चिन्हों का प्रयोग करके इनको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए अब हम एक व्यंजन के साथ इन सभी मात्राओं को लगाकर जोड़कर और इन मात्राओं को समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए कि हमें क के साथ इन मात्राओं का प्रयोग करना है, तो किस प्रकार से होगा। ह्रस्व आकार के लिए कोई मात्रा नहीं है, जैसा कि मैं आपको अभी बता चुकी हूँ। तो कैसे लिखेंगे क। दीर्घ आकार के लिए हम क्या लिखेंगे का। ई यानी कि ह्रस्व इकार के लिए की। आगे की ओर मात्रा लगाएंगे ह्रस्व इकार के लिए, और दीर्घ इकार के लिए मात्रा हम कैसे लगाएंगे, पीछे की ओर लगाएंगे, और इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा की। जब हम क में ह्रस्व उकार की मात्रा लगाएंगे तो कैसे लिखेंगे क, और ये मात्रा इस प्रकार से लगेगी आगे की ओर। इसका उच्चारण करेंगे कू। दीर्घ उकार की मात्रा क में इस प्रकार से पीछे की ओर लगेगी, और इसका उच्चारण करेंगे हम कू इस प्रकार से। क में री ह्रस्व ऋकार की मात्रा हम लगाएंगे इस प्रकार से, क लिखेंगे और इसके नीचे ये री की मात्रा है आपकी, आपने याद रखना है। और उच्चारण कैसे होगा क्री। दीर्घ ऋकार के लिए इसी मात्रा को नीचे 2 बार लिखा जाता है, तो ये आपका बन जाता है दीर्घ ऋकार। क में ह्रस्व एक ही मात्रा लगाएंगे हम क, और इस प्रकार से ऊपर एक सिंगल मात्रा लगाई जाएगी के। में दीर्घ एकार यानी कि आई की मात्रा जब हम लगाएंगे तो क में इस प्रकार से ऊपर 2 मात्राएं लगाई जाएंगी, और इसका उच्चारण किस प्रकार से किया जाएगा कई। क में ह्रस्व ओकार की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी, और जब क में ओ मिलेगा तो इसका उच्चारण कैसे होगा को। क में दीर्घ ओकार की मात्रा इस प्रकार से लगाई जाएगी। ह्रस्व में हमने 1 मात्रा ऊपर लगाई थी, यहाँ पर हम 2 बनाएंगे, और इसका उच्चारण किस प्रकार से होगा कऊ। इसके अतिरिक्त हमारे पास 2 अयोगवाह भी थे, तो चलिए देखते हैं उनकी मात्राएं किस प्रकार से लगाई जाती हैं। अंग के लिए हम इस प्रकार से व्यंजन के ऊपर बिंदी का प्रयोग करते हैं क, और ऊपर हम बिंदी लगा देंगे। क के ऊपर ये अनुस्वार लगने पर इसका उच्चारण होगा कम इस प्रकार से। क के साथ जब विसर्गे लगेंगी तो पीछे 2 बिंदियां आ जाएंगी, और इसका उच्चारण होगा कह इस प्रकार से। तो प्यारे बच्चों, आज हमने संस्कृत वर्णमाला के टॉपिक के अंतर्गत सीखा कि स्वर किसे कहते हैं, स्वरों का उच्चारण किस प्रकार से किया जाता है। हमने स्वरों को सचित्र भी जाना। इसके अतिरिक्त हमने आज स्वरों की मात्राओं को भी किया है, और व्यंजनों के साथ किस प्रकार से इनका प्रयोग किया जाता है ये भी हमने सीखा। अब आपको इस पूरे टॉपिक को अपनी नोटबुक में लिखना है और समझने का प्रयास करना है। यदि इस टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रश्न आपके मन में है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। जल्द मिलते हैं संस्कृत वर्णमाला के व्यंजनों के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।